हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, उत्प्रेरण क्या होता है ना, उत्प्रेरण के बारे में बात करेंगे। उत्प्रेरण को हम लोग इंग्लिश में कैटेलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेलिसिस। तो उत्प्रेरण होता क्या है, जरा ध्यान से सभी लोग समझेंगे। किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा, ध्यान से खूब सुनेंगे, किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना, है ना, परिवर्तित करना और रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बिना परिवर्तित हुए अलग हो जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। मतलब कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता हो। परिवर्तित करने में या तो घटाएगा अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएगा। तो अगर किसी पदार्थ के द्वारा अभिक्रिया का वेग या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है ना, और अभिक्रिया के अंत में अपने बिना परिवर्तित हुए अभिक्रिया से अलग हो जाता है, तो उस पदार्थ को तो हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन ये संपूर्ण घटना जो हो रही है, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उत्प्रेरण, कैटेलिसिस, ठीक ना। देखिए, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं बिना परिवर्तित हुए अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाता है, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना उत्प्रेरण की कहलाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के वेग को या तो घटा रहा होगा या तो बढ़ा रहा होगा। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, यानी घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है, उस रासायनिक पदार्थ को तो हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। लेकिन अभिक्रिया का वेग घटना या बढ़ना, ये घटना उत्प्रेरण की कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? उत्प्रेरण की, ठीक ना। जैसे देखिए, यदि हम लोग अमोनिया के निर्माण की बात करें तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। तो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कौन करता है? आयरन। कौन काम करता है बच्चों? आयरन। हालांकि यहाँ पे आयरन के साथ मॉलिब्डेनम होता है। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल आप समझिए ये कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से यदि हम लोग करा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और आयरन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है इसमें, ठीक ना। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, यानी अमोनिया का निर्माण तेजी से होगा। यानी आयरन जब तक नहीं होगा इस अभिक्रिया में, तब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की दर कम होगी, ठीक ना, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं आयरन का, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। और अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग यदि बढ़ता है, तो उस कंडीशन में समय कम लगता है, जल्दी से उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरण या उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक ना। उत्प्रेरण और उत्प्रेरक दोनों हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप ऑफ कैटेलिसिस, ठीक ना। उत्प्रेरण के प्रकार। देखिए बच्चों, उत्प्रेरण के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें भौतिक अवस्था के आधार पे, इस पे भौतिक अवस्था के आधार पे यदि हम लोग उत्प्रेरक की बात करते हैं, तो उत्प्रेरक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उत्प्रेरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलिसिस, और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, ठीक ना। एक एक करके देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलिसिस की, तो ये क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम लोग बात करें, ध्यान देंगे सभी लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया की यदि बात की जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अगर एक ही होती है, एक ही भौतिक अवस्था में दोनों उपस्थित होते हैं। कौन दोनों? अभिकारक और
उत्प्रेरक, दोनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी उत्प्रेरण की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दोनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान है तो समांगी उत्प्रेरण, और यदि दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक ना, देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इन्हें समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, समांगी उत्प्रेरण। उत्पाद से मतलब नहीं है, हम लोग बात करेंगे अभिकारक और उत्प्रेरक की। देखो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हम लोग करा रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और ये बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस अवस्था में। तो हमको तो इससे बहुत ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है तो इसमें उत्प्रेरक का यूज हम लोग करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये देखो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों गैस अवस्था में है, मतलब दोनों की अवस्थाएं समान है। उत्प्रेरक जो है वो भी गैस अवस्था में है और अभिकारक जो है वो भी गैस अवस्था में, मतलब दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, यदि हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करें तो मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करा रहे हैं, HCl की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम लोग मेथिल एसीटेट की बात करें तो ये लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जल से रिएक्शन करा रहे हैं तो जल भी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, ठीक ना। और यदि हम लोग इनमें उत्प्रेरक का यूज करते हैं HCl तो HCl किस अवस्था में है, यहाँ पर द्रव अवस्था में। तो अगर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान हो गई तो इसे हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। यानी अभिकारक जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में उत्प्रेरक भी होगा। देखो ये दोनों अभिकारक जो हैं ये द्रव अवस्था में है तो आपका उत्प्रेरक भी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अभिकारक और उत्प्रेरक इन्हीं को देखना है, उत्पाद से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों विषमांगी उत्प्रेरण। अभी हमने आपको बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरण, अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, अमोनिया बनता है, सबको पता है। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो गैस अवस्था में, हाइड्रोजन की बात करें तो गैस अवस्था में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो उत्प्रेरक यूज करते हैं आयरन, ये उत्प्रेरक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो अभिकारक की अवस्था गैस की है, उत्प्रेरक की अवस्था ठोस की है, तो दोनों अवस्थाएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई ना। दोनों अवस्थाएं जब अलग अलग हो गई, अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। यदि हम लोग जल के निर्माण की बात कर लें तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो देखिए हाइड्रोजन गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, इनसे बनने वाला जल जो होता है ये किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो प्लेटिनम धातु की उपस्थिति होनी चाहिए। तो प्लेटिनम ठोस अवस्था में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं यहाँ पर भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। यहाँ पर भी अलग अलग होने का मतलब ये हो गया ये दोनों किस प्रकार के उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओगे, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होगा, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होगा। जो हमने उत्प्रेरक प्लेटिनम लिया है, प्लेटिनम आपका ठोस अवस्था में होगा। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो गई, ये किस प्रकार का उत्प्रेरण होगा, विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण जो होता है बच्चों ये दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण। तो क्रियाविधि के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है वो चार प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। ये चार प्रकार के उत्प्रेरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों क्रियाविधि के आधार पे उत्प्रेरण के चार प्रकार होते हैं ना।
यदि भौतिक अवस्था के आधार पे हम लोगों ने देखा तो भौतिक अवस्था के आधार पे दो प्रकार पढ़े थे, समांगी और विषमांगी। यदि हम लोग बात करें क्रियाविधि के आधार पे तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण जिसको पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण जिसको नेगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। तीसरा होता है स्व उत्प्रेरण जिसको ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक जिसको इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक ना, तो इन चारों को क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक की। ठीक ना, पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है। ठीक ना, धनात्मक उत्प्रेरण, तो जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, कोई भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उस उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक ना, ऐसा उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता हो, बढ़ा देता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। लेकिन ये घटना जो होगी, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरण। मतलब अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो बढ़ रहा है, जिस उत्प्रेरक के द्वारा बढ़ रहा है, उस उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और अभिक्रिया का दर जो बढ़ रहा है, अभिक्रिया का वेग जो बढ़ रहा है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक ना, पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे देखो, यदि हम लोग जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग जल के निर्माण की बात करें तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, तो ये क्या बनेगा, जल। तो प्लेटिनम क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी कि बहुत तेजी से जल का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि प्लेटिनम न हो तो जल के बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, लेकिन यदि प्लेटिनम उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक ना, और अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, अभिक्रिया का वेग जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो ये घटना क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण की। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है बच्चों, जब उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटा देता है। जब बढ़ाएगा तो धनात्मक, घटाएगा तो ऋणात्मक। तो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे देखो, यदि हमारे पास सोडियम सल्फाइड है और सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में यदि हम लोग एथिल एल्कोहल का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें, एथिल एल्कोहल C2H5OH का प्रयोग कर दें, एथिल एल्कोहल इसकी अभिक्रिया के दर को या अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, घटा देता है। और अभिक्रिया के वेग को यदि ये घटाएगा, ये किस प्रकार का उत्प्रेरक होगा, ये उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। और अभिक्रिया की दर को घटा रहा है ना, तो ये घटना कौन सी होगी, ऋणात्मक उत्प्रेरण की। ठीक ना, ऋणात्मक उत्प्रेरण। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक ना, अगली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।